देखिए हम भारत का भूगोल देख रहे थे। ये भारत का भूगोल में लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 3 तक या 4 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। और शुरू से अगर आप देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एकदम बिल्कुल ही एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाए हैं। जितने लोगों को लुसेंट समझ में नहीं आता है वो एक बार यहाँ आके पढ़िए, उसके बाद आप अपना रिव्यू दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको लुसेंट अब समझ में आ रहा है या नहीं। ओके ठीक है, यह जो है लेक्चर नंबर 5 है। ओके समझिएगा। देखिए हम देख रहे थे दर्रा के बारे में, ठीक है, तो समझिएगा मध्य प्रदेश में जो दर्रे हैं वह कौन कौन दर्रे हैं, तो वह है असीरगढ़ और बुरहानपुर। असीरगढ़ और बुरहानपुर के जो दर्रे हैं वो मध्य प्रदेश में है। ओके देन अब समझिएगा पाकिस्तान में कौन सा दर्रा था, तो पाकिस्तान में खैबर दर्रा था। कौन सा दर्रा था, खैबर दर्रा था। और खैबर दर्रा से होते हुए जो है आर्य लोग भारत में प्रवेश किए थे। और खैबर दर्रा किस देश के बॉर्डर पे है, तो आप क्या बोलेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। और खैबर दर्रा होते हुए आर्य लोग भारत में भी प्रवेश किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हम देखते हैं थाल घाट, भोर घाट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझिएगा ध्यान से। देखिए ये देखिए, ये जो है ना, ये क्या है, मुंबई है। तो मुंबई और नासिक, यहाँ मुंबई यहाँ नासिक है। तो मुंबई और नासिक के बीच कौन सा घाट, तो थाल घाट। मुंबई और नासिक के बीच कौन सा घाट, तो थाल घाट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो मुंबई नासिक के बीच पूछेगा तो थाल घाट। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 580 मीटर। मुंबई और नासिक के बीच थाल घाट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 580 मीटर है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन मुंबई और नासिक के बीच कौन सी NH गुजरती है, तो NH 3 गुजरती है, जो कि थाल घाट से होते हुए जाती है। ओके तो थाल घाट से कौन सी NH, NH 3। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ है मुंबई, यह है पुणे। तो मुंबई और पुणे के बीच कौन सा घाट, मुंबई और पुणे के बीच, तो भोर घाट। मुंबई और पुणे के बीच भोर घाट। अब मुंबई और पुणे के बीच कौन सी NH गुजरती है, तो NH 4 गुजरती है। मतलब भोर घाट से NH 4 गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है। और भोर घाट की अगर ऊंचाई पूछ लिया आपसे, तो भोर घाट की जो ऊंचाई है 520 मीटर है। 520 मीटर ऊंचा है ये भोर घाट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, नीचे में पड़ता है दक्षिण राज्य। दक्षिण राज्य में कौन कौन आ जाएंगे, तो तमिलनाडु, केरल, ये सब दक्षिणी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, तो दक्षिण में ये पड़ता है, यहाँ पे केरल में एक जगह पड़ता है कोचिंग। केरल में एक जगह क्या है, कोचिंग। तो यहाँ कोचिंग है, तो कोचिंग, और यहाँ पड़ता है कोयम्बटूर। तो कोचिंग पड़ता है केरल में और कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में। तो कोचिन और कोयम्बटूर, कोचिन और कोयम्बटूर के बीच कौन सा घाट, तो क्या बोलेंगे, पाल घाट। कोचिन और कोयम्बटूर के बीच कौन सा घाट, तो पाल घाट। ओके कोचिन केरल में पड़ता है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। तो कोचिन और कोयम्बटूर के बीच कौन सा घाट, पाल घाट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब पाल घाट की अगर ऊंचाई पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलेंगे, 530 मीटर ये ऊंचा है। कौन सा, पाल घाट। पाल घाट की ऊंचाई 530 मीटर ये ऊंचा है। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा पाल घाट जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पाल घाट किसका मिलन बिंदु है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा घाट, पाल घाट। ओके जोड़ती किसको है, तो कोचिन और कोयम्बटूर को, कोई दिक्कत नहीं है। एक दक्षिण में केरल में एक और जगह पड़ता है त्रिवेंद्रम। केरल में एक और जगह पड़ता है त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम और मदुरई, त्रिवेंद्रम और मदुरई, मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में और त्रिवेंद्रम पड़ता है केरल में। तो त्रिवेंद्रम और मदुरई को मिलाने वाली जो ये है तो क्या बोलेंगे, सेनकोटा। क्या बोलते हैं, सेनकोटा। ठीक है, त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच कौन सी घाट, तो सेनकोटा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 500 मतलब 280 मीटर, 280 मीटर इसकी ऊंचाई। तो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच कौन सा घाट बोलेंगे, तो सेनकोटा दर्रा बोल सकते हैं आप। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए अब हम देखने वाले हैं प्रमुख घाटी के बारे में। प्रमुख घाटी के बारे में, तो भारत के प्रमुख जो घाटी है वो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा घाटी किसे बोलते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। घाटी हम उसे बोलेंगे जब दो पर्वत के बीच एक स्थान जगह होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, दो पर्वत के बीच वाले स्थान को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो यही हम चीज़ लिखे हैं, दो पर्वत के बीच के स्थान को घाटी बोलते हैं। ये उठा हुआ पर्वत है, ये भी उठा हुआ पर्वत है, अब बीच वाला क्या है, घाटी है। तो दो पर्वत के बीच वाले स्थान को घाटी बोलते हैं। अब समझिएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है ये जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी।
कश्मीर घाटी कहाँ पर यह है? जम्मू कश्मीर में है। ओके, आप समझिएगा कश्मीर घाटी जो है ये ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ है? तो ग्रेट हिमालय, ग्रेट मतलब क्या हो गया? महान हो गया। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी? तो कश्मीर घाटी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा कश्मीर घाटी में जो है झेलम नदी बहती है। कश्मीर घाटी में कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी बहती है और कश्मीर घाटी कश्मीर में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा लद्दाख जो है, लद्दाख में कौन कौन सी घाटी है वो समझिएगा। लद्दाख में सियोक है, पूगा है, मरखा है, नुब्रा है, मुरू है, गलवान है। ओके, क्या क्या बोले? सियोक घाटी, पूगा घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, मुरू घाटी, गलवान घाटी, ये सब सारा का सारा घाटी जो है यह लद्दाख में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा नागालैंड में कौन कौन सी घाटी है? तो समझिएगा जुकू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में है। ओके, अब पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है? समझिएगा नेवांग घाटी कहाँ पर यह है? पश्चिम बंगाल में है। नेवांग घाटी पश्चिम बंगाल, जुकू घाटी नागालैंड। फिर से बोल देते हैं, नागालैंड में कौन सी घाटी है? जुकू घाटी है। पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है? नेवांग घाटी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी है? तो आंध्र प्रदेश में जो है अरकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी है? तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटी है, आपको याद रखना है। कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी, कांगड़ा घाटी। ओके, क्या क्या बोले? कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, ठीक है, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, ये सब जो है ये हिमाचल प्रदेश की घाटी है। क्या क्या बोले? कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश की घाटी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे चंबा घाटी से जो है चंबा घाटी और एक और घाटी है नीचे में, याद रखिएगा किन्नौर घाटी। चंबा घाटी और क्या है? किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, अब समझिएगा स्पीति घाटी में जो है, जो हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी में पिन बेली नेशनल पार्क है। तो पिन बेली नेशनल पार्क पूछेगा आपसे कि कहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे? तो आपको बताना है स्पीति घाटी में पिन बेली घाटी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीति घाटी में क्या है? पिन बेली नेशनल पार्क है। पिन बेली नेशनल पार्क है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा आगे किन्नौर जो घाटी है, किन्नौर घाटी यह जो है मणिकर्णिका शहर के लिए फेमस है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि किन्नौर घाटी में कौन सा शहर है? तो क्या बोलेंगे? मणिकर्णिका शहर है। अब मणिकर्णिका शहर इसलिए फेमस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से गर्म झरने के लिए फेमस हो जाते हैं। गर्म झरने जो है मणिकर्णिका शहर में ही स्थित है, यहीं से झरना निकलती है। ओके, तो गर्म झरने के लिए कौन से फेमस है? तो मणिकर्णिका शहर फेमस है जो कि किन्नौर घाटी में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा सिक्किम में समझिएगा कि सिक्किम में कौन सी घाटी है? तो याद रखिएगा सिक्किम में जो है ये यूपियांग घाटी है। सिक्किम में यूपियांग घाटी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम में चुम्बी घाटी है। सिक्किम में चुम्बी घाटी, यूपियांग घाटी, ये सब चीज़ घाटी है। अब देखिएगा चुम्बी घाटी जो है ये भारत, भूटान, चीन को जोड़ता है। चुम्बी घाटी भारत, भूटान, चीन से जोड़ने वाली जो घाटी है वो क्या है? चुम्बी घाटी है। ओके, ये तीनों देशों की सीमा से मिलती है। कौन सी घाटी? चुम्बी घाटी। ओके, भारत, भूटान, चीन तीनों देशों की सीमा से मिलने वाली घाटी कौन सा है? चुम्बी घाटी, जो कि सिक्किम में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अब देखते हैं हम लोग उत्तराखंड की घाटी। उत्तराखंड में एक फेमस घाटी है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर यह है? उत्तराखंड में है। ओके, जो कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में है। गांव पूछेगा तो रैनी गांव में है। फूलों की घाटी कौन सी गांव में है? रैनी गांव में है, याद रखिएगा। ओके, आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि रैनी गांव से यहीं से जो है चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मतलब कि फूलों की घाटी चमोली जिला में है और चमोली जिला के रैनी गांव से यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था, इसीलिए ये फूलों की घाटी फेमस हो जाता है। ठीक है, तो समझिएगा, तो रैनी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसकी शुरुआत किसने किया था? इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मेघा पाटेकर कर रहे थे। और इसकी शुरुआत कब हुआ था चिपको आंदोलन का? तो 1973 से इसकी शुरुआत हुआ था।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिकॉल कर देते हैं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? चमोली गांव, मतलब चमोली जिला रैनी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसका नेतृत्व मेघा पाटेकर कर रहे थे। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था। हुआ क्या था, जब वृक्ष कटाव, मतलब वृक्ष जब काटने का आंदोलन चल रहा था ना, वृक्ष जब काटा जा रहा था बहुत ज़्यादा, तो चिपको आंदोलन में जो है सभी लोग जो है वृक्ष में जाके चिपक जाते थे। ठीक है, कि नहीं हम वृक्ष नहीं काटने देंगे, नहीं काटने देंगे, वृक्ष जो है ये पर्यावरण का आधार है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, ये सब के लिए ये सब रोकना चाहते थे। इसीलिए मतलब वृक्ष में जा जाके चिपक जाते थे। इसलिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1973 में। किसके द्वारा? तो मेघा पाटेकर इसके नेतृत्व कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। दून घाटी, दून घाटी कहाँ पर यह है? तो ये उत्तराखंड में है। दून घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेलान घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो दून घाटी और लेनान घाटी, दून घाटी लेनान घाटी उत्तराखंड, दोनों उत्तराखंड में है। अब समझिएगा, लेनान घाटी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। लेनान घाटी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो घाटी का जो भी चैप्टर था, जो भी क्वेश्चन बन सकता था, वो सारा हम इस वीडियो में बता दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो नया चैप्टर के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। ओके, समझिएगा ध्यान से। ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ऊपरी साइड जो पड़ता है, उत्तर का जो एरिया है, उत्तर वाले एरिया में पड़ता है पर्वतीय भाग। क्या पड़ता है? पर्वतीय भाग पड़ता है। और बीच वाले एरिया में पड़ता है मैदानी भाग। बीच वाले एरिया में क्या पड़ता है? मैदानी भाग पड़ता है। ओके, और नीचे में पड़ता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे बोलते थे? तो ये तो हम कल के वीडियो में पढ़ा दिए हैं, फिर ये बोल देते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र हम उसे बोलते हैं जो तीनों ओर जल से घिरा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पड़ता है जो समुद्री सीमा से लगते थे राज, उसे बोलते थे हम लोग तटीय राज। तो ये कहाँ क्या पड़ता है? समुद्र के तटीय राज। ओके, तटीय भाग पड़ता है। तब तटीय वाला भाग कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, पर्वतीय भाग कितना है भारत में? तो 10.6%। 10.6% जो है पर्वतीय भाग है। पहाड़ी इलाका कितना है? पहाड़ी भाग तो 8.5%, मतलब सॉरी 18.5%। 18.5% जो है पहाड़ी क्षेत्र का भाग है। और पर्वतीय भाग कितना है? 10.6% है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैदानी भाग में हम क्या क्या चीज़ का मैदान देखेंगे? तो गंगा क्षेत्र का मैदान देखेंगे, पंजाब वाला एरिया देखेंगे। ठीक है, असम का क्षेत्र का मैदान देखेंगे, मैदानी भाग। ओके, जिसमें कि खादर, बांगर, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे ये पड़ता है द्वीप। तो छोटे से जो द्वीप पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब द्वीप किसे बोलते थे? तो जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप बोलते थे। ये सब हम कल की वीडियो में बता दिए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्वतीय भाग से। ओके, पर्वतीय भाग में हम किसके बारे में जानेंगे? हिमालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, पर्वतीय भाग में हम किसके बारे में जानेंगे? हिमालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हिमालय एक बलित पर्वत है। हिमालय एक बलित पर्वत है। और बलित पर्वत का अर्थ ये हो गया कि रोज, बलित पर्वत का अर्थ ये एक ही अर्थ हो गया बलित पर्वत का कि इस पे रोज काम चल रहा है, मतलब कि रोज इसका विस्तार हो रहा है, रोज नया। बलित पर्वत कैसा पर्वत है? तो नवीन पर्वत है, मतलब नया नया रोज बन रहा है इसके अंदर, प्रोसेस रोज होते रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो हिमालय एक बलित पर्वत है, एक चीज याद रखिएगा। और हिमालय जो है नेपाल में, हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाने जाते हैं? सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। चीन में हिमालय को क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा बोलते हैं। चीन में हिमालय को क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा बोलते हैं। और चोमोलुंगमा को पर्वतों की रानी कहा जाता है। चोमोलुंगमा को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, हिमालय का विस्तार देखते हैं। हिमालय का विस्तार, तो हिमालय का जो विस्तार है नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल चीन की सीमा पे कौन स्थित है? तो हिमालय स्थित है। ओके, लास्ट में जो है हम आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब हम पढ़ा के चल जाएंगे तो वीडियो हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, उसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए घबराइएगा नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नेपाल चीन की सीमा तक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा हिमालय जो है किस काल की मानी जाती है? हिमालय किस काल की मानी जाती है? तो याद रखिएगा क्रिस्टेशियस काल की जो है हिमालय मानी जाती है। और क्रिस्टेशियस काल जो होते हैं, ठीक है, क्या बोले यहाँ पर, या काल कर लीजिएगा, काल, ठीक है, क्रिस्टेशियस काल। क्रिस्टेशियस काल किसे बोलते हैं? जो 200 मिलियन वर्ष पहले हो, 200 मिलियन वर्ष पहले ही हिमालय का विस्तार हो चुका था, मतलब हिमालय का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो हिमालय जो है कब का है? तो हिमालय का काल खंड की बात बोलेंगे तो क्रिस्टेशियस काल इसे कहा जाता है। ये 200 मिलियन वर्ष पूर्व के काल को क्रिस्टेशियस काल कहा जाता है। और हिमालय वहीं के काल को, हिमालय वहीं से है, मतलब वही काल से है, हिमालय है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा हिमालय से, मतलब हिमालय से जो उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत दिए थे वो कौन कौन से वैज्ञानिक दिए थे वो समझिएगा। जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बोलेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत है वो 2 प्रकार के, प्रमुख रूप से 2 प्रकार को आपको याद रखना है। जैसे कि पहला है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और दूसरा है भूसन्नति सिद्धांत। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिमालय का जो सिद्धांत है वो 2 को दिए थे, प्लेट विवर्तनिक और भूसन्नति। प्लेट विवर्तनिक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। और भूसन्नति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोसाइक्लिन। भूसन्नति को इंग्लिश में जियोसाइक्लिन और प्लेट विवर्तनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिएगा प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कौन दिए थे? तो हैरी हैश दिए थे, हैरी हैश दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लेट विवर्तनीय को एक्सप्लेन कौन किया था, समझाया कौन था, बताया कौन था इसके बारे में? तो मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक थे, वही इसके बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा भूसन्नति सिद्धांत कौन दिए थे? तो कोबर वैज्ञानिक दिए थे। भूसन्नति सिद्धांत कोबर वैज्ञानिक दिए थे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जियोसाइक्लिन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब समझिएगा ध्यान से, हिमालय के विस्तार के बारे में बोलेंगे तो हिमालय का जो विस्तार है ये पश्चिम में अगर बोलेंगे तो पश्चिम में नंगा पर्वत है और पूरब में बोलेंगे तो नापचा बर्मा पर्वत है। नंगा पर्वत के बारे में बोलेंगे तो कश्मीर वाले क्षेत्र वाले एरिया में होते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं, लगभग पाकिस्तान वाला एरिया बोल सकते हैं आप। ठीक है, और नामचा बर्मा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो है नंगा पर्वत देख लीजिएगा, वैसे पाकिस्तान के अधिकृत राज्य या फिर जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक, जम्मू कश्मीर के जो है, जम्मू एंड कश्मीर के जो है प्रशासनिक वाले जो राज्य है उसके अंतर्गत हिमालय मतलब नंगा पर्वत आ जाते हैं, मतलब पाकिस्तान के साइड सट जाते हैं नंगा पर्वत, वो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक थोड़ा ये विस्तार, देखिए इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं नंगा पर्वत के बारे में, क्यों? ये थोड़ा विवादित बात हो जाता है। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान अगर बोल देंगे तो कुछ लोग कमेंट में आके मुझे बोलने लगेंगे कि पाकिस्तान में नहीं है नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लाहौर में है, लद्दाख में है, वगैरह वगैरह कुछ से कुछ बोलते रहेंगे। इसलिए इसके बारे में आप लोग कमेंट करके अच्छे से विस्तार से बोल दीजिएगा, इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। पूरब में क्या पड़ता है? तो नामचा बर्मा पर्वत पड़ता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा हिमालय का विस्तार के बारे में बोलेंगे तो हिमालय का जो विस्तार है ये पश्चिम से लेके पूरब तक जो है हिमालय का विस्तार है। ठीक है, मतलब नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा, नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा तक ये हिमालय का विस्तार है, कोई दिक्कत नहीं है। नंगा पर्वत अगर डिग्री के में पूछ लिया कि कितना डिग्री के बीच स्थित है नंगा पर्वत, तो 35 डिग्री से लेकर 36 डिग्री, 35 डिग्री से लेकर 36 डिग्री, 35 डिग्री से लेकर 36 डिग्री के बीच जो है नंगा पर्वत का विस्तार है, कोई दिक्कत नहीं है। और नामचा बर्मा पर्वत का अगर पूछ लिया तो 29 से 30 डिग्री के बीच स्थित है नामचा बर्मा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा अब हम क्या जानेंगे? तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ध्यान से समझिएगा। ओके, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ये जो है कोबर नाम के जो वैज्ञानिक थे जो भूसन्नति सिद्धांत दिए थे ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। ओके, यहाँ फोकस करिएगा। कोबर कहाँ के थे? जर्मनी के थे और ये भूसन्नति सिद्धांत दिए थे। तो इन्होंने क्या बोला था पता है? इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि भूसन्नति को पर्वतों का पालना किस वैज्ञानिक ने बोला था, तो क्या बोलेंगे, तो कोबर नाम के वैज्ञानिक थे, वही बोले थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके आगे का जो क्लास है वो हम कल के वाले वीडियो में, कल वाले में जानेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।